सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मेंडलीव का पूरा टेबल देखा था और हमने ये देखा था कि मेंडलीव के टेबल में भी कुछ लिमिटेशंस रह गए थे। ठीक है, सो आई होप सभी ने वो रिवाइज किया होगा और सभी को याद होगा कि लिमिटेशंस क्या थे। सो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नया टेबल बनाया गया which was made by a chemist named Henry Moseley। हेनरी मोजले ने 1913 में एक टेबल बनाया और इस टेबल को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नाउ हेनरी मोजले ने अपने इस टेबल में मेंडलीव की जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको दूर कर दिया। सो दैट्स व्हाई मोजले के टेबल को अडेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब एक सवाल यहां पे आता है, जब हेनरी मोजले ने अपना टेबल बनाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि भाई मेंडलीव ने तो ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट क्राइटेरिया चुना था सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी मेंडलीव के टेबल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सो मतलब कि कुछ ऐसा है जो फंडामेंटल में ही मिस कर रहे हैं, कुछ बहुत बेसिक सी बात है जो हम गलत ले रहे हैं, जिसके वजह से मेंडलीव का भी टेबल परफेक्ट नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने फिर से बेसिक से विजिट किया। अभी तक याद करो, हमने जो 3 टेबल्स पढ़े हैं, चाहे वह डोबेरेनियर के ट्राइड्स हो, चाहे वो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो, या हम मेंडलीव के टेबल की बात करें। ठीक है, अभी तक हमने टोटल 3 टेबल पढ़ा है। चाहे हम डोबेरेनियर के ट्राइड्स की बात करें, चाहे हम न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करें, या हम मेंडलीव के टेबल की बात करें। सो तीनों में कॉमन क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि तीनों टेबल में कॉमन क्या था? बहुत अच्छे श्रेयांश। कोई और मुझे बता सकता है? वेरी गुड ऋषभ। चलो भाई, कुछ बच्चों ने पढ़ा है। भाई हमने ये देखा था कि सभी ने अभी तक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे फोकस किया था। ठीक है, उन्होंने जो भी अपना टेबल बनाया उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया हुआ था। सो मोजले ने सोचा कि भाई, मोजले ने क्या सोचा, पहले हम उस चीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, मोजले ने बोला कि भाई, जो एटम्स होते हैं वो रिएक्ट करते किसके वजह से? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के वजह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी एटम होते हैं वो किसके वजह से रिएक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट अभी तक है जो सभी ने लिया, एटॉमिक मास। सो भाई, एटॉमिक मास जो होता है वो किसका होता है? इट इज बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मास नेग्लिजिबल होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मास नहीं के बराबर होते हैं। सो एटॉमिक मास जो होता है वो बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। 99.9% न्यूक्लियस का मास होता है उसमें। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक मास अभी तक जो सभी ने देखा है, ठीक है, चाहे वो डोबरेनियर हो, चाहे वो न्यूलैंड हो, चाहे वो मेंडलीव हो, सभी ने फोकस किया एटॉमिक मास पे। और एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन रिसाइड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम न्यूक्लियस की मास की बात कर रहे हैं तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे कर रहे हैं। बट एक बात मुझे बताओ कि केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कोई रोल प्ले करते हैं? द आंसर इज नो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। तुम्हें याद होगा, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ लिया, हमने कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन पे ध्यान दिया था। NaCl कैसे बनता है, MgO कैसे बनता है, Na2O कैसे बनता है, उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स भी पढ़ा, जहां पे हमने देखा कि वहां भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, वहां भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है। तो मोजले ने सोचा कि भाई जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का रोल ही नहीं है किसी भी एटम के केमिकल रिएक्शन में, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स केमिकल रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस ही नहीं करते हैं, हम उसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हम एटॉमिक मास को क्यों कंसीडर कर रहे हैं। मोजले के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्टिविटी होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करें। बात समझ में आई कि वाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्यों चूज करने की बात की गई, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूट्रल एटम। अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें उसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। सो मोजले ने बोला कि वी मस्ट गो थ्रू दिस पाथवे एंड वी शुड अवॉइड दिस। ठीक है, सो अगर सवाल है कि व्हाई एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर वाज मोर फंडामेंटल। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता था, और यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं हम उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। हम अभी तक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम इनडायरेक्टली एटॉमिक मास पे फोकस कर रहे थे। और एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, कहने को तो है एटम का मास, लेकिन रदरफोर्ड ने बताया था हमें कि भाई एटम में 99.9% जो होता है वो न्यूक्लियस का मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास 1/2000 टाइम्स होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 kg का है ना, तो प्रोटॉन 2000 kg के हैं। 2000 kg मतलब एक हाथी। ठीक है, एन एलिफेंट विल बी ऑफ अराउंड 2000 kg। सो यू कैन सी दैट कि अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास की हम बात करते हैं, सो वी आर कंसीडरिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अभी तक पूरा का पूरा टेबल उसी चीज पे बनाया जा रहा था, और जो एक्चुअली में पार्टिसिपेट करता है उस पर फोकस ही नहीं किया जा रहा था। सो ये चीज मोजले ने देखा, कंक्लूड किया कि भाई वी शुड फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ protons and neutrons. In other words, we should focus on atomic number in place of atomic mass. ठीक है, is it clear to everyone? Shreyans, is it clear to you? चलो, जपनीत समझ में आया कि why atomic number? वेरी वेल, ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक फंडामेंटली क्या रॉन्ग था ये सभी को समझ में आ चुका है, राइट, कि अभी तक सारे के सारे एटॉमिक मास पे फोकस कर रहे थे, जबकि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी।
सो मोजले ने अपना फोकस इस पे शिफ्ट कर दिया, एटॉमिक नंबर पे शिफ्ट किया, और जैसे ही मोजले ने एटॉमिक नंबर पे अपना फोकस शिफ्ट किया तो ऑलमोस्ट जो लिमिटेशंस थे मेंडलीव के वो सॉल्व हो गए। सो मेंडलीव ने जो लॉ दिया था वो क्या दिया था? मेंडलीव ने लॉ ये दिया था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो वो एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी दिखाएंगे। पीरियोडिसिटी का मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कितने बच्चों को याद है भाई पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता था? वेरी गुड ऋषभ। पीरियोडिक फंक्शन का मैंने बताया था, इसका मतलब होता है रिपीटिंग। सो ये बात मेंडलीव ने बोला कि भाई अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करते हैं, भाई उसने एलिमेंट्स को कार्ड्स में लिख लिख के सामने वॉल पे चिपका दिया था ना, तो उसने ये देखा था कि कुछ ग्रुप्स के बाद जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है। इसी रिपीटेशन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो मोजले ने जो अपना टेबल बनाया ना, इसने बेसिकली कुछ नया नहीं सोचा था, ठीक है। ये मेंडलीव के टेबल में क्या कमी है, एरर है, उनको ढूंढ रहा था, ठीक है। अभी तक मान लो डोबरेनिया ट्राइड था तो वो टोटली नया कॉन्सेप्ट था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, वो टोटली नया कॉन्सेप्ट था। मेंडलीव ने बनाया, वो टोटली नया कॉन्सेप्ट बनाया। लेकिन जब मोजले ने मेंडलीव के टेबल को पढ़ा तो उसने बोला कि भाई मेंडलीव ने बनाया तो बहुत सही तरीके से, बहुत फंडामेंटल लिया है। तो अब मोजले ने उसके टेबल में कमी ढूंढना शुरू किया कि आखिर मेंडलीव के टेबल में कमी क्या रह गई है, क्यों इसका टेबल जो है वो उसमें लिमिटेशन आ गया है। तो मोजले को समझ में आया कि भाई हमें एटॉमिक नंबर पे फोकस करना चाहिए। मोजले ने इससे ज्यादा मेंडलीव के टेबल में ज्यादा चेंजेस नहीं लाए, मतलब मेंडलीव के टेबल को ही फंडामेंटल मानते हुए उसी में चेंजेस किए इसने और एक नया टेबल बनाया, ठीक है। तो इसलिए जो मेंडलीव का लॉ था उसको बस थोड़ा सा इसने मॉडिफाई कर दिया। मेंडलीव ने अपने लॉ में यह बोला था कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो वो पीरियोडिसिटी शो करना शुरू कर देते हैं। मतलब एटॉमिक मास जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ कहा था उसने। नाउ मोजले ने ये बोला कि भाई सिर्फ ये पूरा का पूरा लॉ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां पे जहां पे एटॉमिक नंबर है उसको हटा दो और वहां सॉरी जहां पे एटॉमिक मास है उसको हटाओ और वहां पे लगा दो एटॉमिक नंबर। तो इस बेसिस पे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना वो कुछ ऐसा बना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ध्यान दो, बस ये पार्ट चेंज किया उसने, बाकी सब वही का वही है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे ना तो कुछ समय के बाद, ठीक है, जब एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो कुछ समय के बाद वो पीरियोडिसिटी शो करना शुरू कर देंगे। हाँ जी ऋषभ, ये चीज उसने देखा कि भाई एटॉम देखो भाई, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहा है, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा यहां पे, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। तो अगर दो एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, ठीक है। इफ टू एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का होता है 281, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। अगर मैं पोटाशियम की बात करूं तो ये है 2881। सो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क है, ठीक है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क है बट दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, 1 इलेक्ट्रॉन ईच। सो दैट्स व्हाई दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी रहेगी, ठीक है। मैं सेम नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिमिलैरिटी रहेगी, ठीक है। सो आगे देखते हैं।
आई होप ये सबने लिख लिया होगा, ठीक है। देखो बच्चे, मुझे किसी ने लास्ट क्लास में बोला था सर आप नोट्स नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं नोट्स अभी तुम्हें भेजूंगा, ठीक है। बट मैं तुम्हें पहले बुक में सारा कुछ मार्क कराना चाहता था कि एक बुक का तुम्हें आइडिया हो, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया है कि बच्चे पूरा साल निकल जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे लखमीर सिंह पढ़ रहे होते हैं, मंजीत सिंह पढ़ रहे होते हैं, बट योर बेसिक बुक इज एनसीईआरटी। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद दुनिया भर की जितनी किताबें पढ़नी है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं रोकेगा। सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करो और एनसीईआरटी के बाद, ठीक है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखो। अभी 2020 है, 2009 2021 का तुम एग्जाम दोगे, तो 2020 के बोर्ड्स का पेपर निकालो, 2019 का बोर्ड का पेपर निकालो, 18 का बोर्ड का पेपर निकालो। देखो हर साल सीबीएसई 3 पेपर सेट करता है, ठीक है। सीबीएसई दिल्ली पेपर, सीबीएसई ऑल इंडिया पेपर एंड सीबीएसई फॉरेन पेपर। तीनों का सिलेबस सेम होता है, बस उसका एक पैटर्न है, ठीक है, एक ट्रेंड चला आता है। और हर पेपर का 3 सेट होता है, जिसमें 60% क्वेश्चन सेम होता है, लेकिन 40% चेंज होता है, 30 to 40% क्वेश्चन चेंज होते हैं। सो बेसिकली एक साल में तुम्हारे पास 9 सेट ऑफ पेपर्स होते हैं सीबीएसई के अपने, ठीक है, 9 सेट ऑफ पेपर्स होते हैं। सो फर्स्ट तुम्हें क्या फोकस करना है कि तुम उन पेपर्स को देखो। और पेपर्स ढूंढना मुश्किल नहीं है, ठीक है, इट इज द एज ऑफ इंटरनेट। तुम कहीं से भी वो पेपर को आसानी से ढूंढ सकते हो, एनीवेयर। सो पहले फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ऑल द इन टेक्स्ट, ऑल द एक्सरसाइज जब तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, देन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अब भाई कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पिछले ईयर के पेपर में क्या देखें। भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एग्री, मैं मानता हूं, ठीक है। बट तुम्हारा जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट 90-95% सिलेबस इज कंप्लीटेड, तुम अब भी देखोगे तो तुम्हें उतना तो समझ में आएगा, ठीक है। और तुम्हें एक पैटर्न समझ में आएगा कि पेपर कैसा सेट होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। सो उसके लिए पेपर देखो, मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बट आई वॉन्ट यू टू एनालाइज फर्स्ट। पहले खुद अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही एंड में, दैट इज माई जॉब, ठीक है। बट फर्स्ट पहले खुद से एनालाइज करना थोड़ा सा सीखो, तो थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा ज्यादा ब्रॉड होगा, ठीक है, एग्जाम में थोड़ा ज्यादा सोच पाओगे। सो आई होप सभी ने ये लिख लिया है, आगे चले हम। सो दिस इज अ टेबल बिफोर यू, एनसीईआरटी यू कैन सी इन द एनसीईआरटी बुक। मैं यहाँ पे पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी डिक्रीज द साइज, ठीक है। सो सी दिस टेबल इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लोग कब एक्सेप्ट करेंगे, जब उसने मेंडलीव के प्रॉब्लम्स को दूर किया होगा, लिमिटेशंस को। तो मेंडलीव के लिमिटेशंस को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे दूर किया, ये हम जानेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है, ठीक है। ये देखो, ये ग्रुप 2 है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो है तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसके पीछे एक कारण है, वो मैं बताऊंगा। सो दिस इज ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे ये ग्रुप्स बढ़ते गए अप टू ग्रुप 18। सो टोटल देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 वर्टिकल, इसको हम 18 वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। सो 18 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी। एंड अगर हम हॉरिजॉन्टल रोज की बात करें, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो एंड सेवेंथ रो। सो वी हैव सेवेंथ हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, तो इट इज 7 पीरियड्स। सो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ठीक है।
तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है। 1 मार्कर क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। नाउ इसके बाद देखो, मैंने तुम्हें बताया कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर यहां पे तुम्हें 1 लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब ग्रुप नंबर 1 नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, ये बस सोचो। भाई तुम्हें याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें समझाया था कि हाइड्रोजन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है? मैं इसे अभी इरेज कर देता हूं, जिससे कंफ्यूजन, क्लैरिटी ना हो, प्रॉब्लम ना हो समझने में। सो प्रॉब्लम की थी क्या थी हाइड्रोजन के साथ, कि हाइड्रोजन को हम इनके साथ भी रख सकते थे। तो इन मेटल्स का मैंने एक नाम बताया था, कितने बच्चों को याद है इसे मैंने क्या कहा था? रॉन्ग आयुष, पढ़ा करो थोड़ा एनसीईआरटी घर पे। कितने बच्चों को याद है मैंने बताया था इन मेटल्स का एक नाम होता है, इन मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये पहले ग्रुप में जितने भी मेटल्स हैं ना, इन सबको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इन मेटल्स को मेटल के ऑक्साइड्स को, इन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स में भी पुट किया जा सकता था और यहां भी पुट किया जा सकता था। कोई इसका नाम बता सकता है? मैंने इस ग्रुप का भी एक नाम बताया था, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका एक नाम बताया था, याद है किसी को? इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। ये जो है लास्ट में, ये पूरा का पूरा ग्रुप नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। ये नोबल लोग हैं, ठीक है? ये रिएक्ट नहीं करते किसी से भी। अब सवाल ये था भाई, कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर, हमने तो मेंडलीव में ही देख लिया था कि हाइड्रोजन को ना हम एल्कली मेटल के साथ रख सकते हैं, ना हम हैलोजन के साथ रख सकते हैं। फिर मोजले ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में क्यों डाला? ये तो गलत किया। तो भाई उस बच्चे को मैं दिखाऊंगा कि पहली बात तो हाइड्रोजन का कलर देखो, येलो कलर का, नॉन मेटल है, ठीक है? और तुम्हें यहां पे एक गैप दिख रहा है, ये गैप है। इस क्या पूरे टेबल में और कहीं कोई गैप दिख रहा है? कोई गैप नहीं दिख रहा है, ठीक है? यस ऋषभ, ये लास्ट ग्रुप 18 में पूरा का पूरा नोबल है। ग्रुप 18 इज ऑल नोबल, ग्रुप 17 इज ऑल हैलोजेंस, एंड ग्रुप 1 इज ऑल एल्कली मेटल्स। यहां पे अब ग्रुप्स के हिसाब से हो गया ये पूरा, ठीक है? नाउ सो भाई, तुम्हें सबको ये गैप दिख रहा है यहां पे? क्या पूरे टेबल में और कहीं पे तुम ये गैप ढूंढ पा रहे हो? क्या पूरे टेबल में कहीं कहीं कोई गैप है? कहीं कोई गैप नहीं है, सिर्फ यहीं पे एक गैप है। इसका ये मतलब है ना कि हाइड्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप और एनी पीरियड। हाइड्रोजन का एक स्पेशल पोजीशन है, दिस इज अ स्पेशल पोजीशन। इसको किसी भी ग्रुप या किसी भी पीरियड में नहीं डाला गया। हाइड्रोजन का एक स्पेशल पोजीशन है एट द टॉप ऑफ द टेबल। टेबल की जहां पे शुरुआत हुई वहां पे हमने हाइड्रोजन को रख दिया, इसलिए यहां पे 1 नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि यहां पे अगर 1 लिखा हुआ होता, इसका यह मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट भाई ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में नहीं है, उसका एक स्पेशल पोजीशन है ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है? तो हाइड्रोजन को ना ही अल्कली मेटल के साथ रखा गया, ना ही उसको हैलोजेंस के साथ रखा गया, उसको एक स्पेशल पोजीशन दिया गया है एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो पहला प्रॉब्लम जो था मेंडलीव का वो सॉल्व हो गया। किसी बच्चों को डाउट है यहां पे, पूछ सकता भी।
भाई देखो, हाइड्रोजन का है ना पीरियड भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हीलियम के बारे में बताया जा सके। हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप या किसी भी पीरियड का पार्ट नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप या किसी भी पीरियड का पार्ट नहीं होता। तो अगर हम बात करेंगे कि ग्रुप नंबर 1 कहां से स्टार्ट होता है, तो वह लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड सो ऑन, ठीक है। सो पहला प्रॉब्लम ये दूर हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखो। दूसरा प्रॉब्लम था आइसोटोप्स का। अब भाई जब हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के दो आइसोटोप की अगर मैं बात करूं, कार्बन 12 6, कार्बन 14 6। सो दोनों के एटॉमिक मास डिफरेंट थे, बट एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। सो अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं, तो दोनों को हम यहीं पे अरेंज कर देंगे। C12 को भी यहां पे अरेंज कर देंगे, C14 को भी यहां पे अरेंज कर देंगे, ठीक है। C12 को भी यहां पे अरेंज कर सकते हैं, C14 को भी यहीं पे अरेंज कर सकते हैं। सो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया, एटॉमिक आइसोटोप्स का भी इशू खत्म हो गया। तीसरा इशू किसी को याद है क्या था हमारा? तीसरा इशू था निकल और कोबाल्ट के एटॉमिक मास पे, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई, अभी भी कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है, 58.9, और निकल का 58.7 है। तो अभी भी कोबाल्ट ज्यादा मास रहते हुए पहले है, और निकल कम मास होते हुए भी बाद में है। लेकिन अगर इसको हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, निकल का 28 है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे फोकस करेंगे, तो हमें एटॉमिक मास से कोई मतलब ही नहीं है। तो इनके एटॉमिक मास का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। सो एज यू कैन सी दैट कि जो भी प्रॉब्लम्स थे मेंडलीव के, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं। हाइड्रोजन को एक स्पेशल पोजीशन दे दिया गया। आइसोटोप्स का प्रॉब्लम खत्म हो गया क्योंकि हम एटॉमिक नंबर कंसीडर कर रहे हैं। और कोबाल्ट और निकल का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया क्योंकि कोबाल्ट का मास ज्यादा है, बट कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है। सो जितने भी प्रॉब्लम्स थे मेंडलीव के, वो सॉल्व हो गए यूजिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। सो दैट्स व्हाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो होता है। अब जितना भी इसमें ग्रीन पार्ट है, दैट इज द मेटल्स। जो ये येलो पार्ट है, दे आर द नॉन मेटल्स। बीच में ये जिगजैग लाइन जो है, दैट सेपरेट्स मेटल फ्रॉम द नॉन मेटल। और इस जिगजैग लाइन, ये जो बॉर्डर लाइन है, उसके आसपास के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। मतलब दे शोज बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दे शोज द प्रॉपर्टी विच आर इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ना एक्सट्रीम मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ना एक्सट्रीम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। सो वी हैव यस ऋषभ, एनी डाउट? यस, देयर इज कंफ्यूजन इन द न्यू बुक। ये जो एंटीमनी है, इसको भी उन्होंने मेटलॉइड्स में डाला हुआ है। इस पार्ट को भी मेटलॉइड्स में डाला हुआ है, ठीक है। सो वैसे एंटीमनी मेटलॉइड होता है, बट आई थिंक मेरे बुक में मिसप्रिंट है। सो आई थिंक तुम्हारे बुक में एंटीमनी एसबी इज ऑल्सो अ मेटलॉइड। कितने बच्चों के बुक में एंटीमनी मेटलॉइड है? एंटीमनी पिंक कलर से यहाँ पर है, मुझे एक बार कंफर्म करना।
So antimony is also a metalloid. So we have 7 metalloids. ठीक है, you have to learn the metalloids name. So let us move ahead. अब ये टेबल तुम्हें याद नहीं करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास दो और ग्रुप्स होते हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के। सो दीज आर स्पेशल एलिमेंट्स। स्पेशल एलिमेंट का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। सो तुम यहाँ पे देख सकते हो 57 के बाद सीधे 72 आ गया है। सो इस जगह पे बीच में देयर आर सम एलिमेंट्स जिनको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये लैंथेनियम के बाद डिस्कवर हुए थे। एंड उसी तरह से एक्टिनियम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। आयुष, आयरन का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है। आयरन का 55.9 है, कोबाल्ट का 58.9 है। तो मुझे लगता है 55.9 कम ही होता ना 58.9 से। देख पा रहे हो तुम अपने बुक में? आयरन का 55.9 है, कोबाल्ट का 58.9 है, तो भाई 55.9 तो कम ही होता है ना। ठीक है। अब देखो भाई, किसी भी बच्चे को ये पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स तुम्हें अगर तुम 20 तक याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। 20 तक अगर तुम याद रख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम तक, तो बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेंगे, ठीक है। 20 तक याद रख लो, दैट इज ऑल। और ये जो हमारे मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स के नाम याद रख लेना, ये एग्जाम में लिखने आते, 2-3 मेटलॉइड्स पूछे जाते हैं, बट ये सातों के सातों मेटलॉइड तुम याद करके रख लेना, ठीक है। एज वेल एज यू कैन लर्न द नोबल गैसेस, हैलोजेंस, ये याद कर सकते हो कि भाई नोबल गैस तुम 3-4 याद कर लो, मैक्स मैक्स 5। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाता, पूछा 1-2 ही जाता है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रखो इसका। बाकी इससे और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे से समझो। सपोज मैं बात करता हूं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी होंगे 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एन। नाइन्थ में पढ़ा रखा है कि भाई के में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, एल में 8, एम में भी 8 और एन में भी 8। ऑल्दो थ्योरेटिकली फॉर्मूला होता है 2n², जिसके हिसाब से के में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। बट प्रैक्टिकली ये 18 और 32 नहीं होता है, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। मतलब पहले सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है एंड देन 8 8 8, इस तरह से ऐसा समझो, ठीक है। सो अगर हमारे पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चला गया के में, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन्स एल में चला गया। सो 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स एल में चला गया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया एम में, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो दैट इज 281। अब इससे हमें
सोडियम के लोकेशन को बता सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कैसे बता सकते हैं ये देखो भाई, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, इससे हम ग्रुप नंबर बता सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम ग्रुप नंबर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो इसका मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 है। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 से ज्यादा है, 3 है, तो इसका मतलब ग्रुप 13 है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक अभी हम 10th लेवल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो इसका मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो गया, 3 हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम 10 ऐड कर देते तो हमें ग्रुप नंबर पता चल जाता है। अगर ये 4 है तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 14। अगर ये 5 है मतलब ग्रुप नंबर 15। 6 है तो ग्रुप नंबर 16। 7 है तो ग्रुप नंबर 17 और 8 है तो ग्रुप नंबर 18। दोबारा बताता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें ग्रुप नंबर का पता चलता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही ग्रुप नंबर होता है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है, दैट इज 3 है, तो उस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दो तो यू विल गेट द ग्रुप नंबर। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप 3 से लेकर 12 तक अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब क्लास 11th या 12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज पढ़ाया समझाया जाएगा, अभी नहीं समझना इस चीज को। ठीक है भाई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है ग्रुप नंबर। ये सभी ने लिख लिया है, ठीक है, लिखते चलना। और जो में नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना, वो हमें बताते हैं पीरियड नंबर के बारे में, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ शेल से हमें पीरियड नंबर पता चलता है। अब नंबर ऑफ शेल अगर 1 है तो इसका मतलब पीरियड नंबर 1 है। नंबर ऑफ शेल 2 है तो पीरियड नंबर 2 है। नंबर ऑफ शेल 3 है, पीरियड नंबर 3 है। नंबर ऑफ शेल 4 है, पीरियड नंबर 4 है। अब तुम बोलोगे सर इसके आगे तो होता नहीं है, तो बाकी पीरियड 5 6 7 के बारे में हम कैसे जानेंगे? भाई पीरियड 5 6 7 हमें नहीं पढ़ना है अभी 10th लेवल पे, तो वो वहां तक के सवाल पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। हायर क्लास में जब तुम पढ़ोगे तो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े और मॉडिफाई होंगे और वो चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेल अगर 1 है तो इसका मतलब पीरियड 1। नंबर ऑफ शेल अगर 2 है तो इसका मतलब पीरियड 2। नंबर ऑफ शेल अगर 3 है तो मतलब पीरियड 3। और नंबर ऑफ शेल अगर 4 है तो इसका मतलब पीरियड 4। तो ये जरूर अपने कॉपी में कॉपी में, बुक में, जहां भी लिख रहे हो वहां पे लिखो और फिर हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। ये लिख के मुझे कंफर्म करना, ठीक है।
चलो भाई, इसके बेसिस पे मुझे इसका आंसर बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए इसके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हो गया। तो हमें पता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल में। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो शेल रहता ही नहीं है, ठीक है। एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो एन शेल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे। सो आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया? एम शेल, या हो गया वैलेंस शेल। और जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। सो आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आगे देखो भाई, सोडियम के बारे में क्या बता सकते हैं? सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया? ग्रुप क्या है इसका? वन। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वन ग्रुप में है ये। और इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? तीन शेल्स है, के शेल, एल शेल, एम शेल, तीन शेल है। तो अगर तीन शेल है तो किस पीरियड में है ये? पीरियड 3 में। सो इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये क्लियर है? चलो भाई, मुझे क्लोरीन का बताना। तो टेबल देख के मत बता देना, ऊपर में टेबल है पिछले पेज पे। सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या होगा और पीरियड नंबर क्या होगा। All right, so let us now see about chlorine. भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता 17। तो अगर एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 287। के शेल, एल शेल, एम शेल। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा अभी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, 10 इसमें ऐड हो जाएगा। और पीरियड क्या हो जाएगा? तीन शेल्स हैं, के एल एम, तो पीरियड विल बी 3। तो ग्रुप 17 पीरियड 3 जो हो गया वो क्लोरीन का लोकेशन हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
भाई आयुष, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम शेल्स में फिल करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, तो ग्रुप जो हो गया वो 10 इसमें ऐड कर दो, दैट इज 17। और जो पीरियड होगा वो नंबर ऑफ शेल्स के इक्वल होते हैं। 3 शेल्स हैं तो पीरियड हो गया 3। तो ग्रुप 17 और पीरियड 3 हो गया इसका आंसर। So students, today we will be leaving the class a little early. हमारा एक टॉपिक पूरा बचा हुआ है इसके ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, तो दैट इज अ लॉन्ग टॉपिक। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसे एक फ्रेश नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कि वो पूरे क्लास में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। गो थ्रू दिस चैप्टर, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेना, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, यू कैन लीव द सेशन नाउ।